हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेट पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग साइंस के कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट के एग्जामिनेशन के लिए या फिर आप किसी भी टेट्स के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये होने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। अब कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, चार ऑप्शन आपके दे दिए गए हैं। CNG, पैराफिन, मोम, बिटुमिनस, केरोसिन। तो हम लोग बात करें, देखिए बिटुमिनस जो है सबसे प्रचलित कोयला है जिसमें आपके 78 से लेकर 86% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है और लाखों वर्षों में उच्च दाब और ताप पर ये मृत वनस्पति जैसे कि पेड़ पौधे के दबे रहने से निर्मित होता है। यह जो है पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। पेट्रोलियम उत्पाद विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और CNG जो होते हैं, देखिए CNG की अगर हम लोग बात करें तो मीथेन प्लस इथेन से बने होते हैं। पैराफिन, मोम, केरोसिन ये सब जो है पेट्रोलियम उत्पाद के उदाहरण आपके हैं। तो हमारे राइट आंसर की बात करें तो हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाते हैं, बिटुमिनस। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है विलुप्त प्रजातियों का, वनस्पति का, पशु वर्ग की, संकटापन्न प्रजातियों के। ये चार ऑप्शन है। सबसे पहले हमें जानना होगा रेड डाटा बुक क्या होती है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक जो होते हैं संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। और संकटापन्न वे प्रजाति होती है जिनकी पृथ्वी के आवास पर बहुत कम संख्या बची है, यानी क्या है, इनके विलुप्त होने का जो है बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है। तो इन जातियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? मानव के क्रियाकलाप हैं, जिसके कारण वन्य जीवन में जीवों के आवास जो हैं, जिसको हैबिटेट्स बोलते हैं, हैबिटेट्स का आवास के उनके ह्रास हो रहा है और जातियां जो है नष्ट या विलुप्त हो रही है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे क्या बन जाते हैं? हमारे राइट आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 4 आपके राइट आंसर बनते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। आपसे पूछे गए हैं कि जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं। जूते को जो सोल होते हैं, आप जब जूते को देखते हैं तो आपके जो सोल होते हैं समतल नहीं होते हैं, असमतल होते हैं। तो क्यों होते हैं? घर्षण घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए और जूते को अधिक मजबूती देने के लिए। हम लोग बात करें कि सोल के असमतल होने के क्या होता है, असमतल होने से धरातल और जूतों के मध्य जो है घर्षण बढ़ जाता है, जिसके कारण चिकनी सतह पर बिना फिसले आसानी से चल सकते हैं। तो बात करें राइट आंसर की तो हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें आपसे पूछे गए हैं कि सारिका ने आसूत जल को बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। पहला ऑप्शन है यह विद्युत का सुचालक है, दूसरा ऑप्शन है यह एक विद्युत रोधी है, तीसरा ऑप्शन है यह विद्युत का कमजोर चालक है और चौथे ऑप्शन आपके हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके दे दिए गए हैं। मैं बात करूं, किसी द्रव की चालकता जो है उसमें उपस्थित आयन की मात्रा पर निर्भर करती है। तो आयनों की मात्रा के साथ साथ उस द्रव की विद्युत चालकता बढ़ती जाती है और आसूत जल में अधिक आयन नहीं होने के कारण यह विद्युत का कमजोर चालक होता है। राइट, तो हमारे आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 3 हमारे राइट आंसर होंगे, यह विद्युत का कमजोर चालक है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। ये देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछे गए हैं। ठीक है, सत्य नहीं है, आपसे नकारात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। तीसरे ऑप्शन है यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा।
चौथे ऑप्शन आपके हैं किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। ये 4 ऑप्शन। मैं बात करूं किसी भी विद्युत परिपथ में धारा के सुरक्षित प्रवाह के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा होती है। इस सीमा में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत उपकरणों में क्या होता है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि उपकरणों के जल जाने का भय बहुत ज़्यादा रहता है। इस दोष को दूर करने के लिए परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है, राइट। तो हमारे आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर 4 हमारे राइट आंसर होते हैं, ठीक। चलिए, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। 4 ऑप्शन आपके दे दिए गए हैं, पुरी, मुंबई, गोवा, पोरबंदर। अब मैं बात करूं चक्रवात की। देखिए, चक्रवात में हवा सर्पिल आकार में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त घूमती है, राइट। तो भारत में चक्रवात प्रायः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, और हम लोग बात करें कि बंगाल की खाड़ी में होते हैं, और जितने भी हमारे विकल्प दिए गए हैं तो उसमें जितने भी दिए गए विकल्प हैं उसमें सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना पुरी नगर की होती है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 बनेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछे गए हैं कि पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है, क्यों बदलती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी नियत नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समांतर है। चौथा ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है, ठीक। तो मैं बात करूं पृथ्वी पर जो ऋतुएं बदलती है इसलिए बदलती है क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, राइट। तो हमारे आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे पूछे जा रहे हैं कि 2 स्तंभ हैं और स्तंभ ए है, दूसरा जो है स्तंभ बी है। स्तंभ ए में आपके देखिए वृक्ष वितान दे दिए गए हैं, अपघटक, ह्यूमस, शाही, और बी में दिए गए हैं पादपों और जंतुओं के मृत उत्तक, एक जंगली जंतु, सूक्ष्म जीव, बड़े वृक्ष की शाखाएं। अब मैं बात करूं, चलिए क्वेश्चन को सिर्फ रहने देते हैं, ऑप्शन हम लोग देखते हैं, राइट। ये देखिए सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक। अब इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए स्तंभ ए के क्रम के अनुसार स्तंभ बी का सही क्रम होगा, राइट। अब कहें हम लोग वृक्ष वितान, ठीक। तो वृक्ष वितान की बात करें तो बड़े वृक्ष की शाखाएं जो होती है वृक्ष वितान होते हैं। तो पहला का जो मिलान हमारे हो जाते हैं, आपके पहला का मिलान वृक्ष वितान देखिए 4 से करेंगे, राइट। तो यहाँ हम लोग 4 डाल देते हैं जिससे पता चल जाए कि कौन सा हम लोग मिलान किए वृक्ष वितान। अपघटक की बात करें तो अपघटक क्या होंगे, सूक्ष्म जीव हो जाएंगे। अपघटक का मिलान सूक्ष्म जीव से करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड ऑप्शन, दूसरा का मिलान जो है हम लोग थर्ड से कर दिए, ठीक। ह्यूमस की बात करें तो पादपों और जंतुओं के मृत उत्तक हो जाएंगे। ह्यूमस जो हो जाएंगे आपके पादपों और जंतुओं के मृत उत्तक हो जाएंगे, यानी थर्ड का मिलान हम लोग 1 से किए, राइट। 4 का मिलान, शाही का मिलान किससे करेंगे, शाही जो है एक जंगली जंतु है, तो शाही का मिलान हम लोग जंगली जंतु से कर देंगे, राइट। तो ये देखिए यहाँ हम लोग 2 से मिलान कर दिए हैं, ओके, 2 से मिलान कर दिए हैं, सॉरी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में हमें कहाँ दिख रहा है 4 3 1 2, 4 3 1 2, ठीक। ये देखिए आप थर्ड ऑप्शन को देखें तो आपको मिल जाएंगे आंसर 4 3 1 2। आपके राइट आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 3 बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछे गए हैं कि संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प कौन हैं।
सबसे लंबे सर्प की बात करें तो संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प की जाति एनाकोंडा है। इसकी जो औसत लंबाई होती है 17 फीट होती है और कुछ जो होते हैं 30 फीट लंबे भी आपको पाए जाते हैं कुछ, लेकिन ऐसे औसत की बात करें, एवरेज की बात करें तो 17 फीट होते हैं और कुछ ऐसे भी प्रजाति मिल जाते हैं उसमें जो कि 30 फीट लंबे भी होते हैं। हरा एनाकोंडा जो होता है संसार का सबसे बड़ा भारी सर्प है। यह जो सर्प होता है ना विषहीन होता है और ये जो पाया जाता है आपके दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, राइट। चलिए, तो हमारे आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एनाकोंडा, ठीक है, याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्यों योग किया जाता है? यह लोगों को स्वस्थ रखता है, यह भूख बढ़ाता है, यह खुशियाँ लाता है, यह एक आसान व्यायाम है। तो मैं बात करूं कि योग जो है विश्व के लोगों द्वारा स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। यह व्यक्ति के शारीरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है और यह प्राचीन भारत में विकसित हुआ था। कब हुआ था? प्राचीन भारत में विकसित हुआ था। तो हमारे राइट आंसर जो हो जाएंगे, लोग स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करते हैं और हमारे आंसर जो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 1 हमारे राइट आंसर होंगे, यह लोगों को स्वस्थ रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार कौन किए थे? रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रोनाल्ड रॉस। मैं बात करूं चेचक की तो छोटी चेचक की वैक्सीन की खोज करने का श्रेय किन्हें जाता है? एडवर्ड जेनर को जाता है, राइट, एडवर्ड जेनर को जाता है। और वैक्सीन की खोज के बाद इस रोग पर नियंत्रण पा लिया गया था। एडवर्ड जेनर जो कि ब्रिटिश चिकित्सक थे, कहाँ के थे? ब्रिटिश चिकित्सक थे। और ये जो थे एडवर्ड जेनर की बात हम लोग करें तो इनका जो है इम्यूनोलॉजी के जनक भी इनको माना गया है। और चेचक की वैक्सीन संसार की पहली वैक्सीन थी। सबसे पहली वैक्सीन की बात करें तो पूरे संसार के सबसे पहली वैक्सीन आपके चेचक हैं, राइट। तो आप इसमें आपके 2 क्वेश्चन बन गए। एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी के जनक भी माने जाते हैं। और चेचक के टीके का आविष्कार कौन किया? तो एडवर्ड जेनर, राइट। हमारे आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 2 बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो मैं बात करूं कि परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट जो होते हैं, जिसको कि आप लिख सकते हैं NaC7 + H5O2, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। NaC7 + H5O2 का सोडियम बेंजोएट को ऐसे हम लोग लिखते हैं। और इसका उपयोग जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ये खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली जो खराबी है उससे बचाती है। खाने का नमक, चीनी, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सब जो है सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले परिरक्षक हैं। तो खाद्य परिरक्षक जैव रासायनिक अभिक्रिया, इसका मतलब कि सजीवों में होने वाली जो अभिक्रिया है उसकी गति को कम कर देते हैं, ठीक। तो हमारे राइट आंसर जो हो जाएंगे आपके सोडियम बेंजोएट। इसको कैसे लिखते हैं तो देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ। NaC7 + H5 और O2, इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। ओके, तो आप लोगों को पता चल गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे पूछे गए हैं कि ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। किसके उत्पादन में? दही के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में, साधारण नमक, अल्कोहल। तो मैं बात करूं कि ईस्ट का उपयोग जो है दही के उत्पादन में किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं किया जाता है। चीनी के उत्पादन में भी नहीं, नमक के उत्पादन में भी नहीं। तो हमारे आंसर अल्कोहल होंगे। अब देखिए ईस्ट जो है क्या है? एक कोशिकीय कवक है। इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर शर्करा के घोल से अल्कोहल निर्माण के लिए किया जाता है। इसको शर्करा के घोल में मिलाने पर यह किण्वन क्रिया से अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ATP, जिसको ऊर्जा बोलते हैं, ATP में परिवर्तित कर देता है। तो राइट आंसर हमारे जो हो जाएंगे अल्कोहल हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, इसमें पूछे गए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया
एटीपी और राइबोसोम, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध एटीपी से है तो राइबोसोम का उस तरह का किससे होगा? वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से। ये 4 ऑप्शन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी संश्लेषण का स्थल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी संश्लेषण का स्थल होता है। यह जो होती है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जहाँ कोशिकीय श्वसन होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वहीं हम लोग बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल हैं। क्या चीज़ के संश्लेषण के स्थल हैं? प्रोटीन के, राइट। तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 जो आपसे पूछे गए हैं, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेंगे? अब देखिए इसमें ये जो है आवृत्ति आपके दे दिए गए हैं 2 हर्ट्ज। आवृत्ति कितने दिए गए हैं? 2 हर्ट्ज। ठीक, आवृत्ति आपके ये देखिए 2 हर्ट्ज दे दिए गए हैं और दोलन जो है दो दोलन पर सेकेंड है, राइट। अब लोलक 1 सेकेंड में 2 दोलन करता है, पर सेकेंड कितना कर रहा है? 2 दोलन। तो 1 सेकेंड में 2 दोलन करता है तो 16 सेकेंड में कितना करेगा? 16 इंटू 2, राइट। तो 16 इंटू 2 आपके कितने हो जाएंगे? 16 इंटू 2 करेंगे तो आपके 32 दोलन आपके राइट आंसर होंगे। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? मैग्नीशियम, जस्ता जिसको कि जिंक भी आप बोलते हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम। ये 4 ऑप्शन है। देखिए सोडियम की बात हम लोग करेंगे तो सोडियम वायु, नमी तथा CO2 के प्रति अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे केरोसिन में रखा जाता है। ये जो है आपके जब रिएक्टिविटी सीरीज को आप देखेंगे, क्रियाशीलता का जो दिया गया है सीरीज, उसमें सोडियम जो है आपके सबसे ऊपर मिलेंगे। तो सोडियम में रखा जाता है क्योंकि वायु के संपर्क में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती है तथा जलने लगती है। क्यों? क्योंकि सबसे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, राइट। तो हमारे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 सोडियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कई बार कई एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का उपयोग किया जाता है अपचायी कारक, प्रति अम्ल, किण्वन कारक, ऑक्सी कारक। ये 4 ऑप्शन हैं। तो हम लोग बात करें इसका जो उपयोग होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। अपच के दौरान जब पेट में उत्पन्न होने वाले अम्ल की जो है अधिक मात्रा में दर्द एवं जलन होती है। इस समस्या के निराकरण के लिए धात्विक हाइड्रोक्साइड, जिसको क्षार बोल सकते हैं आप, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। जैसे जिसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रति अम्ल कहते हैं। यह प्रति अम्ल की मात्रा को पेट में क्या करता है? उस क्षार के कारण उदासीन बना देता है, राइट। तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो है वायु से अभिक्रिया करके अर्थात ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया करती है और 2 गैसों के विस्फोट से पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। यह केवल हाइड्रोजन के साथ होता है, राइट। तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएंगे, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण हैं? पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, और फिर आपके 1 और 2 दोनों दे दिए गए, यानी पेशीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, वह बल जिसके संपर्क में बिना आए या आए बिना ही वस्तुएं बल का अनुभव करें तो वह क्या कहलाता है? असंपर्क बल कहलाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें जानना होगा कि असंपर्क बल होते क्या हैं। अब हम लोग बात करें कि गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, ये सब जो हैं असंपर्क बल के उदाहरण हैं, राइट। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे आपके? गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक, ये सारे जो हैं आपके उदाहरण हैं। तो राइट आंसर की चर्चा हम लोग करें तो आपके
यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रीनलिन, इंसुलिन, थाइमोसिन, थायरॉक्सिन, ये 4 ऑप्शन है। तो मधुमेह रोग जो है आपके इंसुलिन से नियंत्रित होता है, इंसुलिन हार्मोन से नियंत्रित होता है। ठीक है, तो मधुमेह रोग का नियंत्रण इंसुलिन नामक हार्मोन द्वारा होता है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे राइट आंसर हो जाते हैं। ओके, इसी के साथ हमारे ये जो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम लोग विज्ञान के, साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस किए, जो कि आपके सी टेट, यूपी टेट, जे टेट, एमपी टेट, रीट, सीजी टेट सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। और अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो अभी जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर आप नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल आहा ज़िंदगी सीटेट पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी जस्ट हमारे चैनल आहा ज़िंदगी सीटेट पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।